नमस्कार। आज हम किसी काल्पनिक नायक की कहानी नहीं, बल्कि उस कड़वी हकीकत की बात करेंगे जिसे पढ़कर दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकारों की आंखें नम हो गई। साल 1936। मुंशी प्रेमचंद अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपनी अंतिम और सबसे महान रचना लिख रहे थे, कफन। ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक पोस्टमार्टम है उस समाज का जहां भूख इतनी बड़ी हो जाती है कि इंसान के भीतर की संवेदना, ममता और हया सब मर जाती है। आज हम बुधिया की उन चीखों को महसूस करेंगे जिन्हें उसके अपने पति और ससुर ने अनसुना कर दिया। दो पात्रों की मनोवैज्ञानिक परतें। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, घीसू और उसका बेटा माधव। प्रेमचंद इन्हें निकम्मा कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह गहरी है। घीसू ने 60 साल की उम्र तक सिर्फ गरीबी देखी थी। उसने देखा था कि मेहनत करने वालों की हालत भी वैसी ही है जैसी उसकी, इसलिए उसने आलस को ही अपना हथियार बना लिया। घीसू कहता था, जहां काम करो वही गालियां खाओ, फिर भी पेट न भरे। ये दोनों समाज के उस तबके से हैं जिन्हें सदियों से दबाया गया। उनकी संवेदनहीनता असल में समाज के प्रति उनका विद्रोह है, एक भयानक और घृणित विद्रोह। 3 वो भयानक काली रात झोपड़ी के भीतर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा, लेबर पेन से मर रही है। उसके पेट में एक नन्ही जान पल रही है, लेकिन बाहर बैठे इन दोनों मर्दों को उसकी चीखों से ज्यादा फिक्र उन आलूओं की है जो वे चोरी करके लाए हैं। यहां प्रेमचंद का एक संवाद आपकी रूह कंपा देगा। जब माधव कहता है कि अंदर जाकर देख तो आ, कैसी तड़प रही है, तो घीसू जवाब देता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूंगा। उन्हें डर था कि अगर कोई अंदर गया तो दूसरा ज्यादा आलू चटकर जाएगा। एक औरत जिसने घर को संभाला, चक्की पीसी, इन्हें खाना खिलाया, आज वो मर रही है और ये दोनों अपनी भूख मिटाने में लगे हैं। भूख ने उन्हें जानवर से भी बदतर बना दिया है। 4 सुबह का सन्नाटा और कफन की मांग सुबह होती है। बुधिया का तड़पना बंद हो गया है, वो मर चुकी है। अब शुरू होता है गरीबी का असली तमाशा। रोना पीटना मचता है, लेकिन इस दुख के पीछे भी एक स्वार्थ है। गांव के जमींदार के पास जाकर वे गिड़गिड़ाते हैं। जमींदार जो इनसे नफरत करता था, तरस खाकर 2 रुपए फेंकता है। गांव के दूसरे लोग भी पैसे देते हैं। कुल 5 रुपए जमा होते हैं। 1936 में 5 रुपए एक बड़ी रकम थी। वे कफन खरीदने बाजार निकलते हैं, लेकिन रास्ते भर उनके दिमाग में एक ही विचार चलता है, जिस देह को जीते जी कपड़े का टुकड़ा न मिला, उसे मरने पर कफन क्यों। 5 मधुशाला, नैतिकता का अंतिम संस्कार। वे दुकान पर कफन देखते हैं, लेकिन फिर अनजाने में उनके कदम शराबखाने की ओर मुड़ जाते हैं। यहां कहानी अपने सबसे ऊंचे और सबसे दर्दनाक शिखर पर पहुंचती है। वे उन पैसों से शराब खरीदते हैं, तली हुई मछलियां और पूरियां मंगाते हैं। बरसों की भूख आज बुधिया की मौत के पैसों से मिट रही है। घीसू शराब के नशे में चिल्लाता है, वो बैकुंठ जाएगी, वो स्वर्ग की रानी बनेगी, क्योंकि उसने हमें जीते जी नहीं, मरते मरते ये दावत दी है। वे शराब खाने में बचा हुआ खाना एक भिखारी को दान कर देते हैं। क्या विडंबना है, खुद चोर और भिखारी होकर वे दान दे रहे हैं उस पैसे से जो एक लाश को ढकने के लिए था। वे गाते हैं, झूमते हैं और अंत में वही ढेर हो जाते हैं। विश्लेषण, प्रेमचंद का कड़वा सच। प्रेमचंद ने यहां बुधिया को मरते हुए नहीं दिखाया, बल्कि इंसानियत को मरते हुए दिखाया है। कफन सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये उन सामाजिक रस्मों पर व्यंग्य है जो इंसान के जीते जी उसकी मदद नहीं करती, लेकिन मरने पर आडंबर करती है। घीसू और माधव अपराधी नहीं है, वे क्रूर यथार्थ के शिकार हैं। अगर समाज उन्हें सम्मानजनक जीवन देता
तो शायद वे ऐसे न होते। ये कहानी पूछती है कि अपराधी कौन है, वो जो भूख में कफन के पैसे खा गया, या वो समाज जिसने उन्हें भूख की उस दहलीज तक पहुंचाया। निष्कर्ष, कफन आज भी प्रासंगिक है। आज भी हमारे आसपास कई बुधिया तड़प रही है और कई घीसु माधव व्यवस्था की मार से पत्थर बन चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद की ये महान रचना हमें आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है। आपको घीसु और माधव के इस कृत्य पर क्या विचार है? क्या आप उन्हें माफ कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय साझा करें। साहित्य की ऐसी ही मार्मिक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।